नमस्कार, आप देख रहे हैं वेरो न्यूज। बात मुद्दे की में आज साउथ अफ्रीका चलेंगे और समय रहेगा 1893 का। क्या मामला है, क्या मुद्दा है, करेंगे बात। सात जून 1893 की बात है और जगह है साउथ अफ्रीका, एक रेलवे स्टेशन, जहां एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास के लिए गांधी जी के पास वैध टिकट था, फिर भी उन्हें बीच रास्ते उतार दिया गया और उस पूरी रात ठंड न केवल उनके शरीर को लगी बल्कि उनकी आत्मा को लगी और वहीं पैदा हुआ सत्याग्रह। लेकिन भारत में आकर आंदोलन करने में 24 साल क्यों लग गए? अगर 1893 में ही अन्याय साफ साफ दिख गया था तो ये महाराज 24 साल कर क्या रहे थे? इतना लंबा सोच विचार काल एक मामूली नेता का नहीं हो सकता। महात्मा गांधी जी भारत आते हैं और ये उनके लिए सत्याग्रह की प्रयोगशाला थी, जहां वो धीमी धीमी आंच पे अपने सत्याग्रह आंदोलन को पका रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल की खिचड़ी पकी थी। और बीरबल की खिचड़ी की तरह जब इनका आंदोलन पक गया तब इन्होंने जमीन पे उतारा उसे। ये इतना लंबा धैर्य करने वाले नेता आजकल नहीं है। ये केवल महात्मा गांधी कर सकते थे कि भाई आओ और ऐसे ही बिल्कुल आंदोलन लेके कूद मत जाओ, पहले 10-20 साल अभ्यास करो, जनता को समझो, प्रयोग करो, उसके फल को देखो और तब उसको जनता पे अप्लाई करो। तभी ये 24 साल का समय लग गया। लेकिन मेन मुद्दा वहीं आके रुकता है कि अगर इतने साल पहले उनको पता चल गया था तो आखिर वो 24 साल कर क्या रहे थे? शायद वो सोच रहे थे कि अगर भारत की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ जगाना है तो पहले इन्हें इंसान बनाना होगा, क्योंकि ये इंसान तो है नहीं। तब भी भारत के लोग ऐसे ही थे जैसे आज हैं, आपस में लड़ना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और कुछ भी नहीं तो यूं ही लड़ना, एक दूसरे की टांग खींचना। तो गांधी जी ने सोचा होगा कि चलो पहले इंसान बनाते हैं, उसके बाद इन पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और उन्होंने ये किया भी, करके दिखाया भी। कि पहले उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति दिलाने के लिए उनको 24 साल लग गए और जब उनको लगा कि हाँ अब इन सब में सन्मति हो गई है, तब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के नाम से अपने सत्याग्रहों की, अपने आंदोलनों की शुरुआत की। मैं पूरी लिस्ट लेकर आया हूं और पढ़ के आपको सुनाता हूं कि इन सालों में महात्मा गांधी ने क्या क्या किया होगा। आपको मैंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका प्रयोगशाला थी और वही प्रयोग का बड़ा हिस्सा उन्होंने भारत में आके अप्लाई किया। अब उन्होंने वहां क्या क्या देखा होगा, क्या क्या किया होगा। उन्होंने ये देखा होगा कि सत्याग्रह काम करेगा या नहीं, अहिंसा सच में ताकतवर है या यूं ही किताबों की बातें हैं। उसके बाद और सबसे जरूरी कि क्या बिना लाठी लिए जनता हमारे पीछे आएगी या नहीं। और ये सब देखने के बाद एक और मुद्दा है, वहां अंग्रेज गोरे थे और यहां अंग्रेजों के साथ साथ अपने ही लोग शामिल थे, खुद के ही भाइयों पे अत्याचार करने के लिए। तो जो सामान्य स्थिति थी अफ्रीका की, वो यहाँ के मुकाबले थोड़ी सी अलग थी, इसलिए उनको ये 2-4 साल का समय लगा यहाँ आकर अप्लाई करने में। और इन 2 सालों में गांधी जी ने क्या क्या किया? ट्रेन में बैठे, गांव गांव घूमे, किसानों से मिले और सबसे अहम, भारतीयों को सुना। आज के नेता की तरह नहीं कि बस माइक पकड़ा, जनता को देखा, हो गए शुरू और जनता में लगे ऐसे ही कुछ भी अनाप शनाप, बिना स्क्रिप्ट के, बिना तैयारी के, बिना प्रयोग के बोलने लगे और धकाधक उसके रील कटने लगे,
और सोशल साइट्स पे जाने लगे तो नेताजी तो बहुत क्रांतिकारी हैं भाई। जिससे अभी आपने देखा भी होगा बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर, चाहे राष्ट्रीय जनता दल, चाहे जेडीयू, चाहे बीजेपी, तो ये तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बस जनता को देखा नहीं माइक हाथ में और धक्का-धक शुरू। गांधी जी ऐसे नहीं थे, वो ये चाहते थे कि पहले हम देख लें करके कि जनता हमारे साथ है कि नहीं, तब हम काम करेंगे। अब अगर आप सोचिए उस समय ये मोबाइल और ये सेल्फी का ज़माना होता तो क्या होता। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर रहे हैं और वहीं मोबाइल लेके सेल्फी खींचे और वायरल। आज के नेताओं की तरह नेताजी गए किसी सभा में, भले ही कुर्सी खाली है लेकिन नेताजी ने एक फोटो अपना बढ़िया सा खिंचवा लिया, डाल दिया। एआई का ज़माना आ गया, एक लोग खड़े हैं फिर भी वो 1 लाख बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें गांधी जी के समय में नहीं थी, लेकिन तभी भी गांधी जी ने भरसक प्रयास किया, बिना लाठी, बिना कृपाण, बिना कटार, बस चरखा चला के गोल गोल घुमा दिया सब। और बापू के आंदोलनों से अंग्रेज सरकार इतनी डर गई थी कि भाई साहब बिल्कुल बवाल हो गया था इनके आंदोलनों से। और उस समय अंग्रेजी सरकार, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वो किस कदर डरी थी, इसका बायनगी आप यहाँ देखिए। एक चिट्ठी जो मेरे हाथ में लगी है, भले काल्पनिक हो लेकिन उस समय के स्थिति को दर्शाती है, आप सुनिएगा। लिखते हैं अंग्रेज के बहुत बड़े अफसर, प्रिय बापू, या ये कहूँ हमारे लिए सबसे खतरनाक हथियार, सादर प्रणाम। मतलब अंग्रेज लोग भी भारत में इतने दिन रहे, इतनी हिंदी तो सीख ही गए होंगे। हालांकि ये पत्र लिखते समय मेरे हाथ कांप रहे हैं। वजह डर नहीं, शर्म है, वही शर्म जो आपने आंदोलन करके हमें दिलाई है। हे बापू, आप कृपा कर अपने अहिंसा के आंदोलनों को अब न करें। आपने चंपारण से आंदोलन की, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन इस आंदोलन के बाद हमारे बहुत से अंग्रेज अधिकारियों ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली, फिर भी हम चुप रहे। देखिए प्रभाव, देखिए सत्याग्रह आंदोलन करने से अंग्रेज अफसर डर के मारे, शर्म के मारे सुसाइड कर रहे थे। ओहो। उसके बाद आपके असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी सत्ता की रीढ़ तोड़ी। इस आंदोलन के बाद हमारे बहुत से क्रूर अंग्रेज अधिकारियों को आत्मग्लानि हुई, जिनको कभी भी 12-12 साल की लड़कियों की अस्मत लूटने में आत्मग्लानि नहीं हुई, जिनको कभी भी निर्दोष लोगों को जेल में डाल देने और मारपीट के मजदूरी करवाने में आत्मग्लानि नहीं हुई, जिनको कभी किसी उठती आवाज़ को काला पानी दे देने में ग्लानि नहीं हुई, तो और जलियांवाला बाग जैसे कई घटनाओं को करने के बाद भी जिसे आत्मग्लानि नहीं हुई, उन्हें आंदोलन पे, सत्याग्रह आंदोलन पे आत्मग्लानि हो रही है। जो एक समय पर अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, एक एक करके सबको आत्मग्लानि होने लगी, सब खुद को गोली मारने लगे। बापू, आपने ये क्या कर दिया? 7 समंदर पार हमारी महारानी भी अब आत्मग्लानि में डूबने लगी है, और आपके इन्हीं आंदोलनों की वजह से हमारे अधिकारियों ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। हमारी सेना में बैठे हिंदुस्तानी लोगों ने बगावत भी कर दी, लेकिन हमने उन्हें रोक लिया। वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना में, हमारे पुलिस प्रशासन में आपके ही लोग थे, इन्होंने बगावत की, हमने इन्हें रोक ली। लेकिन बापू, आप कैसे हैं कि आपको हम रोक नहीं पा रहे हैं? आगे लिखते हैं कि सैकड़ों क्रांतिकारियों को हमने फांसी पे लटकाकर उनकी आवाज रोक दी, लेकिन आप कैसी सुनामी हैं जिन्हें हम रोक नहीं पा रहे। हे बापू, अब स्थिति बहुत खराब है। आपके असहयोग आंदोलन के कारण हमारा खजाना भी खाली होने लगा है। ऐसा लग रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो ही जाएगा, तभी आपने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। आपको हमने महात्मा कहलवाया, लेकिन क्या भारत के ऐसे महात्मा होते हैं जो चरखा चलाकर द ग्रेट ब्रिटेन को उलझा दें?
बापू, आपने ये ठीक नहीं किया। शर्म के मारे मैं भी किसी दिन हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि हमें भगत सिंह, आज़ाद या सुभाष जैसे क्रांतिकारियों से डर नहीं लगता। हमें शर्म से डर लगता है, जो आपके चरखा चलाने से हमें आता है। आपके इस आखिरी आंदोलन के कारण विश्व युद्ध हो गया और हमारा खजाना भी खाली हो गया। अब हम ब्रिटेन ब्रो को बोल रहे हैं कि आपके किसी खास चेले को पीएम का शपथ दिलवा दे। बापू, अब आप हमें माफ कर दें, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब मेरे पिस्तौल में केवल एक ही गोली बची है और हो सकता है कि जब तक आपको ये चिट्ठी मिले तब तक मैं शर्म के मारे मर जाऊं। अगर मैं बिना गोली के ही शर्म के मारे मर गया तो आप मेरी ये आखिरी गोली म्यूजियम में रखवा देना। बिना खड़क बिना ढाल वाले बापू को अलविदा। ये जो चिट्ठी आपने सुनी ये काल्पनिक हो सकती है, लेकिन आप सोचिए कि जो काम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, और तब से नहीं, उससे पहले रानी झांसी से लेकर यानी 1857, उससे भी पहले छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं जहां विरोध की आवाज उठी दबाया गया, लेकिन अंग्रेजों को उनसे डर नहीं लगा। बापू के चरखे से उन्हें डर लगा और शर्म के मारे लोग मरने लगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर बिना खड़ग, बिना ढाल और बिना लाठी के आज़ादी आ गई तो जवाब क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इससे आज़ादी आ गई होती तो फिर ये 3-4 बातें नहीं होती जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, 1857 का विद्रोह क्यों होता? फिर अगर इस लाठी से ही आज़ादी आ गई होती, अगर बिना खड़क के ही आज़ादी आ गई होती, अगर चरखे से ही आज़ादी आ गई होती तो 1857 में विद्रोह नहीं होता। भगत सिंह को फांसी नहीं चढ़ाया जाता। सही बात है भाई। अगर आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के आ गया होता साबरमती वाले महात्मा के वजह से, तो भगत सिंह को फांसी क्यों हुई? उन्हें बम फोड़ना ही क्यों पड़ा? उन बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचिएगा और आगे सुनिए। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, उन्हें यह फौज बनाने की जरूरत ही क्या पड़ती भाई? वो तो चरखे से आज़ादी आ ही रही थी, बिना खड़क बिना ढाल के। चंद्रशेखर आज़ाद को खुद को गोली मार लेने का संकल्प या खुद के हाथों मरने का संकल्प क्यों लेना पड़ता? और क्यों उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए खुद को गोली मार ली? भाई, जब आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के आ ही रही थी तो पेंच में बंदूक लेकर चलने की ज़रूरत क्या थी? और उसकी आखिरी गोली से खुद को समाप्त कर लेना मातृभूमि के लिए, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? उससे पहले लक्ष्मीबाई को तलवार उठाना ही क्यों पड़ता? तो कुल मिला के अगर आपका सवाल है कि भाई बिना खड़क बिना ढाल के साबरमती वाले बापू ने आज़ादी दे दी, तो बाकी लोग कर क्या रहे थे? बाकी लोगों ने क्यों वो काम किया जो जिनके लिए वो जाने जाते हैं? भगत सिंह ने नवयुवकों को जोड़ा क्यों? और उन बहरों को कान के जो पर्दे थे उनको खोलने के लिए बम फोड़ा क्यों? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक कि ये जो हिंदुस्तान आज आज़ाद है इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान ही नहीं है, कलेक्टिव योगदान है, सबका योगदान है। उसका भी जो काला पानी काट के आ रहा था, उसका भी जो कहीं बहुत भूमिगत होकर क्रांतिकारियों को इकट्ठा कर रहा था, उसका भी जो उन क्रांतिकारियों तक खाना पानी पहुंचा रहा था। बहुत सारे लोग थे। अगर आप एक एक राज्य के एक एक जिले की भी कहानी अगर आप जान जाएंगे तो आपको इस सच से पर्दा उठाना ही पड़ेगा, ये स्वयं उठ जाएगा कि बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी दे दी। जिसने भी ये गढ़ा है
बहुत जबरदस्त गढ़ा है। आज बापू को श्रद्धांजलि लोग दे रहे हैं। बापू ने वो काम किया जिसके वजह से उनकी पहचान बनी, लेकिन जो सवाल अभी मैंने उठाए, अगर आप इन सवालों के ऊपर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या बिना खड़ग बिना ढाल इस साबरमती के संत ने आज़ादी दिला दी थी? इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।